हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में समझा था और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है ना। ये देखिए, मैंने मैप भी बना हुआ है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान, इसको वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट सैंडी प्लेन है ना, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, या इसको पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं। और ये मैंने बताया था टेथिस सागर से बना हुआ। दूसरा अरावली पर्वत है जो बीच में बैकबोन की तरह है, और ये गोंडवाना लैंड से बना है, ये भी मैंने बताया था। ये पूर्वी मैदान है ईस्टर्न प्लेन्स, और ये भी टेथिस सागर से बना है। देखिए, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उसके बाद जो टेथिस सागर का भाग बचा था, तो जो हिमालय से नदियाँ आई थी और उसके कारण वो अवसाद से पट गया था, और ये उसी का विस्तार एक तरह से माना जाता है। और चौथा है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्लेटू, जो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए, इसका हमने पहला जो भाग था उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, इसकी सामान्य विशेषताएं जानी थी। अब देखिए आगे और क्या क्या जानकारी है इसकी इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक लघु मरुस्थल और एक वृहद मरुस्थल। ये टर्म ही है जो अपने काम की है ना। लिटिल डेजर्ट और ग्रेटर डेजर्ट, लिटिल और ग्रेटर, महान है ना, इसको वृहद मरुस्थल, महान मरुस्थल भी कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये अरावली के इधर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसमें जो इधर का जो पश्चिमी भाग है इसका, और पूर्वी भाग, 2 भाग हो गए है ना। ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो देखिए, जो पश्चिमी भाग है ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर रेत के टीले ही टीले हमें दिखाई देते हैं, इसको तो बोलते हैं वृहद मरुस्थल। एक्चुअली जो भारतीय महान मरुस्थल है उसी का भाग है। तो राजस्थान का जो पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग जो मरुस्थलीय है उसका भी पश्चिमी भाग तो वृहद मरुस्थल कहलाएगा, और ये जो पूर्वी भाग है इसको बोलेंगे लघु मरुस्थल। ये इधर यहाँ गुजरात में कच्छ का जो रण क्षेत्र है, गुजरात में कच्छ का रण है ना, कच्छ का क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी भी है कच्छ। तो यहाँ से लेकर, और ये जो आपका यहाँ पर है ये बीकानेर जिला है। तो कच्छ का रण से लेके ये बीकानेर तक का जो क्षेत्र है, तो कभी आए तो लघु मरुस्थल कच्छ का रण क्षेत्र से बीकानेर तक का भाग, और इसका पश्चिमी भाग वृहद मरुस्थल कहलाता है। दिस इज ग्रेटर डेजर्ट एंड दिस इज लेसर डेजर्ट। इसका आरएस वगैरह में 2-3 तरह से प्रश्न आए हैं। एक तो क्या है कि मरुस्थल का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है ना, या राजस्थान में लघु मरुस्थल है, उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे है ना। मरुस्थल का पूर्वी भाग, मरुस्थल का पश्चिमी भाग, या और भी ऑप्शंस हो जाएंगे। तो एक तो ऑप्शन मैंने बताया कि कच्छ से लेकर बीकानेर तक, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है मरुस्थल का पूर्वी भाग, क्योंकि ये इसका पूर्वी भाग है। और एक और ऑप्शन है, ये भी आया हुआ है, अरावली के निकट के मरुस्थल को
कहा जाता है। देखिए तो भी उत्तर यही आएगा। ये अरावली के निकट हो गया या अरावली से दूर हो गया? तो अरावली के निकट आपसे मरुस्थल पूछेगा तो भी आपको यही बोलना पड़ेगा, है ना। दो कैसे ऑप्शन हो गए? एक तो कच्छकरण से बीकानेर तक, एक मरुस्थल का पूर्वी भाग, तीसरा अरावली के निकट का क्षेत्र। तो ये टर्म है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये भी अक्सर पूछ ली जाती है ना। और क्या है देखिए विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि जो थार का मरुस्थल है वो पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का विस्तार है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का विस्तार इसको माना जाता है। देखिए एक छोटा सा मैप बनाऊं। तो देखिए ये आपको पढ़ने पढ़ा था, ये सहारा मरुस्थल है। तो देखिए ये जो यहाँ पर आपको पता है भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ पर ये मकर रेखा गुजरती है और इधर ये आपको मिलेगी कर्क रेखा, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको तो बोलते हैं ट्रॉपिकल। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल कहलाता है ना। ये कर्क रेखा हो गई, ये हो गई मकर रेखा। इसलिए जो मरुस्थल का क्षेत्र इसमें आएगा वो ट्रॉपिकल कहलाएगा, परंतु इसके ऊपर का जो भाग है वो पैलियो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है ना। प्राचीन समय का आर्कटिक, जो ऊपर आर्कटिक महासागर है उसके निकट वाला क्षेत्र होने से पैलियो आर्कटिक कहलाता है। तो सहारा मरुस्थल में इधर ट्रॉपिकल डेजर्ट और इधर का ऊपर का हिस्सा जो कर्क रेखा के, तो ये हवाएं जो इधर चलती हैं उन्होंने मरुस्थल का प्रसार इधर किया है ना। ये सारी हवाएं आती हैं इधर, है ना। ये देखिए इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये इधर दक्षिण पश्चिम है और इधर की तरफ क्या है, उत्तर पूर्व। तो देखिए ये हवाएं जो हैं मरुस्थल की मृदा को इधर तक उड़ा के ले आती हैं। तो पैलियो आर्कटिक जो सहारा मरुस्थल है उसका विस्तार इसको मान, देखिए यहाँ पर भी ये सऊदी अरब का डेजर्ट है, फिर इराक ईरान के मरुस्थल हैं, फिर पाकिस्तान भारत आ गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये जो एक्चुअली कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है जिसको पैलियो आर्कटिक बोलते हैं, वहाँ से जो मृदा आई है उससे इसका निर्माण हुआ है। और कई बार हवा का भी पूछ लेते हैं, तो कौन सी हवा कहलाएगी, है दक्षिण पश्चिम। तो एक पॉइंट ये भी लिख लें, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का इसके निर्माण में विशेष योगदान है।
तो ये जो हवाएं हैं इधर से, और इधर आपको पता है कच्छ का रण क्षेत्र इधर से भी यूँ आती हैं, तो इधर भी जो समुद्र अरब सागर के किनारे जो मृदा है उसको भी उड़ा के ले आती हैं, है ना। कई लोग कहते हैं साहब ये यहाँ से नहीं आती, स्थानीय मृदा है उससे इसका निर्माण हुआ है। तो अलग अलग बातें, अलग अलग इस बारे में विचारधाराएं हैं, पर ये मोटे रूप से याद रखना है कि जो पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल है उसका विस्तार यदि कई ऑप्शन में आता है, या फिर अगर भारत के संदर्भ में आएगा तो दक्षिण पश्चिम हवाएं जो कच्छ का रण क्षेत्र से आती हैं उससे इसका विस्तार माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। देखिए और बातों में हम देखें तो यहाँ की यदि हम जलवायु की बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, वो थार के मरुस्थल की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्ध। ये सारा ही क्षेत्र जो है राजस्थान का शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में बटा हुआ है। तो कभी जनरल प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में, है ना। अभी इसका हम देखेंगे आगे, इसके दो भाग हैं शुष्क अर्धशुष्क, उसके रूप में इसको पढ़ेंगे। और देखिए यदि वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम, है ना। देखिए है ना, ये थार का मरुस्थल है। तो देखिए ये जो अरावली पर्वत है इसके सहारे जो वर्षा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर, और ये जो भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे है लगभग ये है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो सबसे कम वर्षा सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही है 10 सेंटीमीटर के आसपास, अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर है, और एक बीच में जो है ये जिसके आधार पे इसे शुष्क और अर्धशुष्क में बांटते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट रही है ना, जिसका अपन अभी आगे पढ़ेंगे। इसके उपविभाग इसी आधार पर हैं, पर इसमें ये बात आपको समझनी है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है इसमें यदि पूछे कि वर्षा घटने की प्रवृत्ति किधर की तरफ है, तो देखिए इसमें क्या उत्तर आएगा, है ना। वर्षा घटने की प्रवृत्ति, तो अरावली से इधर की तरफ वर्षा घट रही है, अर्थात ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो घटने की प्रवृत्ति किधर है, पूर्व से पश्चिम। तो आपसे पूछे थार मरुस्थल में वर्षा किस दिशा से किस दिशा में घटती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा घट रही है। यदि इसका उल्टा कर देंगे तो वर्षा बढ़ने की प्रवृत्ति, तो ये हो जाएगा फिर पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व जाने पर वर्षा बढ़ रही है, पूर्व से पश्चिम आने पर घटनी है। एक प्रश्न कितनी बार आ गया कि अरावली के सहारे कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है, तो 50 सेंटीमीटर की। या कई बार आता है मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती है, मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती, या पश्चिम की सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती। तो पूर्व की और पश्चिम की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व की सीमा में देखिए दो ऑप्शन आते हैं, या आएगा 40 सेंटीमीटर या आएगा 50, या आया हुआ प्रश्न है जिसमें उत्तर क्या था विद्यार्थियों, 40 सेंटीमीटर। तो देखिए जो अरावली पर्वत है, यदि राजस्थान के जो जलवायु विभाग हैं उसमें आप देखेंगे कि जो अरावली पर्वत है वो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, 40 से 60 है। तो इसका मतलब 40 से कम हुई, मरुस्थलीय क्षेत्र में 40 से कम हुई। तो अरावली से पूछे यदि अरावली के सहारे कौन सी वर्षा रेखा गुजर रही है, तो 50 करना है ना। या आपको ऑप्शन में 40 नहीं है तो 50 देना ही देना पड़ेगा।
पर यदि ऑप्शन में 40-50 दोनों हों तो आपको 40 देना है, क्योंकि देखिए इसके ये वाली जो 40 की है ये इधर थोड़ा पास में आएगी, है ना, क्योंकि ये अरावली क्षेत्र भी तो है विद्यार्थियों। यहाँ पर ये अरावली थोड़ा इधर भी है थोड़ा इधर भी है, तो एक्चुअली तो 40 से 60 में तो अरावली आएगा, इसलिए 40 ही एक्चुअली में। तो पूर्वी सीमा 40 बनाती है, पर यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो 40 देना है, पर यदि 40 नहीं आता है तो 50 सेंटीमीटर देना है ना। ये बहुत क्लियर कर लें, प्रश्न बहुत आता है। तो थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा 40 या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है और पश्चिम की सीमा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। वर्षा मरुस्थलीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम जाने पर घटती है, पश्चिम से पूर्व आने पर बढ़ती है। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी अपन चर्चा भी करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो इसमें हमने समझा वो है कि एक तो मैंने बताया कि लघु मरुस्थल बृहत मरुस्थल आ जाए तो लघु मरुस्थल कच्छकरण से बीकानेर तक का क्षेत्र है, या मरुस्थल का पूर्वी भाग है, या अरावली के निकट के मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहते हैं, और जो पश्चिमी भाग है उसे बृहत मरुस्थल कहते हैं। जो भारत का महान मरुस्थल है वो एक्चुअली इसी को कहते हैं, और है ना, ये मैंने बता दिया आपको। और ये पैलियो आर्टिक सहारा मरुस्थल का विस्तार है। तो यहाँ से हवाएं, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती हुई हवाएं, इन्होंने मिट्टी को यहाँ तक जो है लाकर बिछा दिया है। और कुछ कहते हैं कि स्थानीय रूप से इन हवाओं से कच्छकरण क्षेत्र से ये मृदा आई है। फिर तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का इनके निर्माण में विशेष योगदान है। जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क, है ना। एक्चुअली इधर शुष्क है तो वर्षा इधर आप देखिए कम हो रही है, तो इधर शुष्क है, इधर अर्ध शुष्क है ना। और मैंने बताया कि वर्षा बढ़ने की प्रवृत्ति पश्चिम से पूर्व है और वर्षा घटने की प्रवृत्ति पूर्व से पश्चिम। इसकी पश्चिमी सीमा मरुस्थल की 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है और पूर्वी सीमा 40 या 50 है ना। 50 तो एक्चुअली अरावली के सहारे है, परंतु देखा जाए तो जो अरावली स्वयं 40 से 60 में आती है, इसलिए 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनाएगी। दोनों ऑप्शन होने की स्थिति में 40 करना है, नहीं तो 50 करना है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट रही है। देखिए आगे और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लेके प्रश्न आ जाते हैं। अपने को देखो सभी तरह के प्रश्न की तैयारी होनी चाहिए, चाहे एग्जाम RAS का दो, टीचर्स का दो, पटवारी, कांस्टेबल, किसी का भी दो। आजकल तो कांस्टेबल के जो प्रश्न है वो भी IAS जैसे आते हैं। एक बार जो कांस्टेबल का पेपर आया तो IPS उसको सॉल्व नहीं कर पाए, अखबार में ये बात आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ लेवल के होते हैं। देखिए और देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए तापमान की बात करें तो रेत जो होती है, रेत जो होती जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। देखिए रेत की प्रकृति है कि वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। पानी जो होता है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो जब दिन में जब गर्मी होती है तो तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात को जैसे ही टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घट जाता है। इसलिए दिन के और रात के तापमान में इसमें भारी अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दैनिक तापांतर अधिक होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर है इज हायर इन वेस्टर्न सैंडी प्लेन। टेम्परेचर की जो रेंज है वो पश्चिमी राजस्थान में हायर है, क्योंकि दिन के समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेत गर्म हो जाती है, रात के समय ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर घट जाता है। तो एनुअल और जो दिन का जो टेम्परेचर है उसको और रात के टेम्परेचर में जो दैनिक तापांतर है वो यहाँ पर अधिक होता है। इसीलिए कहते हैं
कि रेगिस्तान में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है, दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। इसके अलावा अधिक तापमान यहाँ पर होता है, क्योंकि रेत दिन में बहुत गर्म हो जाती है, तो अधिक तापमान के कारण क्या होता है विद्यार्थियों, न्यूनतम वायुदाब होता है। तो बोलते हैं लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लीड्स टू लो प्रेशर। जब गर्म होती है हवाएं, तो गर्म हवा की प्रकृति होती है कि हल्की होकर ऊपर हो जाती है ना। तो मानसून का आकर्षण का सबसे प्रमुख कारण यही है कि अधिक गर्मी होगी। जब हम कहते हैं ना बहुत गर्मी है, आज तो वर्षा बहुत हो गई, एक सामान्य व्यक्ति भी बोल देता है, तो इसका मतलब यह है कि गर्मी होने से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और उसका जो दबाव है घट जाएगा। तो जहाँ से हायर प्रेशर है वहाँ से विंड्स आएंगी। तो समुद्रों में जो हायर प्रेशर होता है, उससे जो ज़मीन पर जो कम प्रेशर वाले क्षेत्र हैं उसमें हवाएं आती हैं और उससे वर्षा होती। तो मानसून के आकर्षण का ये प्रमुख कारण होता है। तो इस कारण ये फैक्टर भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। तो इंडियन जो मानसून है उसके आकर्षण में दो बड़े फैक्टर बताए जाते हैं। एक तो थार के मरुस्थल का अत्यधिक गर्म हो जाना और एक तिब्बत के पठार का तप्त हो जाना। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ऐसे स्टीम इंजन की तरह काम करती हैं और मानसून इससे आकर्षित होता है। तो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र जो है मानसून को भी आकर्षित करके जलवायु को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए तापांतर बहुत अधिक होगा, दिन गर्म होगी, रातें ठंडी होंगी और न्यून वायुदाब होगा, है ना। और इसके अलावा मानसून को आकर्षित करता है। और देखिए यदि हम मिट्टी की बात करें, मृदा, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली, और बालू मिट्टी भी कह सकते हो उसको, बालू मिट्टी, है ना, सैंडी सॉइल। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाग पर सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, रेतीली मिट्टी, है ना। जनरल प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान से सबसे बड़े क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, क्योंकि देखिए 60-61% भाग पर है, तो इसका मतलब राजस्थान के इतने प्रतिशत भाग पर रेतीली मिट्टी है। तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पर राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सैंडी सॉइल, और ये राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में, क्योंकि ये शुष्क मृदा है, इसको एरिडोसॉल भी कहा जाता है। कई बार कहते हैं कि एरिडोसॉल मिट्टी कहाँ मिलती है ना। ये अमेरिका के जो मृदा विभाग है उसने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, तो इसमें शुष्क मिट्टी को एरिडोसॉल कहते हैं। एरिड मतलब शुष्कता। तो राजस्थान में एरिडोसॉल मिट्टी कहाँ मिलेगी, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में या थार के मरुस्थल में। और जो नवीन मृदाएँ होती हैं उनको भी एक नाम दिया जाता है एंटीसॉल। तो एंटीसॉल भी, क्योंकि ये बालू मिट्टी, जो नए नए बालू का टीले बनते रहते हैं, है ना, तो ये नवीन मृदा भी है। तो एरिडोसॉल और एंटीसॉल मिट्टियों का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति जिसका नाम है मरूदभिद, ये कई बार RAS स्तर की परीक्षाओं में भी आया हुआ है। मरूदभिद, इसको बोलते हैं ज़ीरोफाइट वेजिटेशन। तो थार के मरुस्थल क्षेत्र में या उत्तर पश्चिम मैदान में जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसको हम बोलते हैं वनस्पति है, उसको मरूदभिद कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में मरूदभिद वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में, या कौन से भौतिक प्रदेश में मिलेगी, उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान में।
है ना। इसमें देखिए कैक्टस होता है, कैक्टस की सभी वैरायटियाँ यहाँ मिलती हैं, नागफणी है, बाकी तो बहुत सारी होती हैं, केर है, बेर है ना। और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वृक्षों के रूप में खेजड़ी है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वो भी पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। रोहिड़ा है, रोहिड़ा का फूल जो है राज्य पुष्प माना जाता है। और देखिए तो विद्यार्थियों इन बातों को देखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे राजस्थान की पूरी समझ, यदि आप फिजियोग्राफी अच्छे से कर लेते हैं तो राजस्थान की काफ़ी ज्योग्राफी हमें समझ में आ जाती है। तो कैक्टस हो गया, नागफनी, केर, बेर, खेजड़ी, है ना। इन्होंने देखे एक जगह है कुलधरा, कुलधरा ये जैसलमेर में ही है, और यहाँ कैक्टस गार्डन लगाया गया है ना, ताकि जो पर्यटक सैलानी आते हैं वो उसको देख सकें। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुद्भिद वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। वन्य जीवों में, है ना, आपको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी जो गोडावन है ना, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो गोडावन का क्षेत्र भी पश्चिमी राजस्थान है। इसके अलावा चिंकारा मिलता है ना, बड़े पैमाने पर काले हिरण मिलते हैं, ब्लैक बक। तो देखिए ये वनस्पति और वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध होने से ये विश्व का सबसे समृद्ध जैविक विविधता वाला मरुस्थल कहलाता है। तो विश्व का सबसे समृद्ध जैविक मरुस्थल, जैविक वनस्पति विविधता सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में पाई जाती है ना। वन्य जीवों में राज्य पक्षी गोडावन, चिंकारा, काले हिरण हैं। कुलधरा कैक्टस गार्डन के लिए फेमस है ना। और देखिए शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए एक संस्था भी खोली गई है, इसका नाम है काजरी, ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, ये बहुत पूछा जाता है। ये क्या है विद्यार्थियों, जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क भूमि है उस पर अनुसंधान करती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछे किस पर रिसर्च करती है, देखिए एरिड जोन पर, शुष्क क्षेत्रों पर, एरिड जोन शुष्क क्षेत्रों पर किस पर अनुसंधान करती है, शुष्क भूमि पर। तो काजरी जोधपुर में है, और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके जो वनस्पति, वन्यजीव और भी चीज़ें हैं, ज़मीन है, शुष्क भूमि है, उस पर ये रिसर्च करती है। तो देखिए जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैंने मुख्य फैक्ट्स आपको ये बताया, इनको अच्छे से देख लीजिए आप। देखिए काजरी की स्थापना है ना 1959 में, है ना, जोधपुर में। तो देखिए विद्यार्थियों बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें इसमें आपको बताई हैं। और अभी देखिए सामान्य विशेषताएं चल रही हैं उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की।
और देखिए क्या है, एक कार्यक्रम है जिसको डीडीपी के नाम से जाना, ये बहुत आता है, इसका पूरा नाम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत आता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम ये आता है कि किससे संबंधित है ना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सा कार्यक्रम है, तो ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, कई बार आता है राजस्थान में मरुस्थल के विकास के लिए कौन सा केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें आएगा आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। ये देखिए 1977-78 वित्तीय वर्ष से चलाया जा रहा है, और इसमें ये पूछ लेते हैं केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है। तो देखिए पहले तो 100% जो इसमें पैसा लगता था वो केंद्र सरकार देती थी, परंतु वर्तमान में इसका रेशो है 75:25। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राजस्थान में मरुस्थल का विकास करना। मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए ये भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 75:25 है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम है, मरु विकास कार्यक्रम, ये 77-78 से चलाया जा रहा है। और देखिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसमें बात बताई तापमान की कि जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, और यहाँ बहुत अधिक गर्मी से लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण मानसूनी हवाओं को ये आकर्षित करता है, तो मानसून प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सैंडी सॉइल, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। इसको एरिडोसॉल एंटीसॉल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है जिसको जेरोफाइट कहते हैं, और ये वो वनस्पति है जो मरुस्थलीय दशाओं को सहन कर सकती है। कैक्टस, नागफनी, केर, बेर, खेजड़ी, राज्य वृक्ष, रोहिड़ा, राज्यपुष्प सब इसी क्षेत्रों में पाया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम ये 77-78 में चल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, केंद्र राज्य का हिस्सा 75-25 है। कुलधरा में कैक्टस गार्डन लगाया गया है। यहाँ पर जो वन्य जीवों में राज्य पक्षी गोडावन मिलता है, इसके अलावा चिंकारा, काले हिरण है। विश्व का सबसे समृद्ध जैविक विविधता वाला मरुस्थल है। काजरी जोधपुर यहाँ स्थापित किया गया है 1959 में जोधपुर में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एरिड जोन पर रिसर्च करता है। हिंदी में केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्था, जो शुष्क भूमि पर अनुसंधान करती है। देखिए थोड़ा सा और देखें, ये जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितने ज़िलों में चलाया जा रहा है ना, तो थोड़ा सा स्कोर देख लें। डीडीपी जो कार्यक्रम है, जो मैंने बताया 77-78 से चल रहा है, ये 16 ज़िलों के 16 ज़िलों में चलाया जा रहा है। और कितने विकास खंड आएंगे ये भी आता है, 85। ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि कितने ज़िलों में चल रहा है, 16 ज़िलों में, और विकास खंड कितने हैं, 85। तो देखिए केवल
12 मरु जिले आपको याद कराए थे, पर इसके अलावा 4 और जिलों में भी चलता है। देखिए जो 12 मरु जिले हैं आपको पता ही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही छोड़ दो, जालोर, पाली, जोधपुर और नागौर। तो 12 तो ये मरु जिले हैं, पर साथ में देखिए अरावली में बीच बीच में गैप्स हैं, इसको बोलते हैं वायु घाटियाँ। तो इन वायु घाटियों में से एक्चुअली दर्रे ही हैं जिनको वायु घाटियाँ है ना बोलते हैं। तो इससे होकर भी मरुस्थल का प्रसार इन क्षेत्रों में हुआ है। तो इसमें एक तो जयपुर है, 16 जिलों में 12 तो ये हो गए, एक जयपुर है, फिर ये यहाँ पर अजमेर के आसपास, फिर ये राजसमंद, और फिर यहाँ पर है उदयपुर। तो देख लिए ये अरावली के सटे हुए इधर के ज़िले हैं, पूर्वी राजस्थान के। और है ना कई बार आए कि मरुस्थल का विस्तार किधर हो रहा है, तो पूर्वी राजस्थान में हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? जो अरावली में क्या है, ये विंड गैप्स, इसको क्या बोलते हैं? विंड गैप्स, हिंदी में बोलेंगे वायु घाटियाँ, क्योंकि ये वो घाटियाँ हैं जिससे हवाएं पूर्व की ओर चली जाती हैं। तो 12 मरु जिले प्लस जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, 16 जिलों में 85 विकास खंडों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हमेशा प्रश्न आते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, इसके 2 उपविभाग हैं, है ना। उत्तर पश्चिमी मैदान को वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है शुष्क प्रदेश, तो जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो तो शुष्क प्रदेश कहलाता है। और दूसरा अर्ध शुष्क अथवा बांगड़ प्रदेश, जो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र है उसे अर्धशुष्क अथवा बांगड़ प्रदेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश अथवा बांगड़ प्रदेश, है ना। तो 25 से कम सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो शुष्क है ना। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी। मैंने आपको जब वर्षा रेखा का वितरण बताया था तो बताया था कि ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, और ये अरावली के सहारे मैंने आपको बताई थी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो देखिए ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसके 2 भाग हो गए। ये वाला जो है 25 से कम, इसको बोलते हैं शुष्क प्रदेश, एरिड रीजन। और ये जो 25 से 50 है इसको बोलते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। तो देखिए राजस्थान को, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में बांट रही है। ये शुष्क प्रदेश एरिड रीजन, और ये 25 से 50 अर्धशुष्क प्रदेश। तो देखिए विद्यार्थियों बहुत सारी बातें इसमें हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो इसमें अपन ने देखिए मरु विकास कार्यक्रम की चर्चा करी, 77-78 से चल रहा है। केंद्र राज्य का अनुपात 75-25 है, और ये 16 जिलों के 85 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। इसमें 12 मरु जिले हैं, प्लस ये जो विंड गैप्स है वायु घाटियाँ, इससे पूर्वी राजस्थान में भी कुछ इसके टीले देखने को मिलते हैं, जयपुर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर में। 25 से कम वाला शुष्क प्रदेश है, 25 से 50 अर्धशुष्क प्रदेश है। कुलधरा में कैक्टस गार्डन है। ये सबसे ज़्यादा जैविक विविधता वाला मरुस्थल है ना। राज्य पक्षी गोडाउन यहीं पाया जाता है।
राज्य वृक्ष वो मिट गया अभी। राज्य वृक्ष और जो है खेजड़ी और राज्य पुष्प रोइडा भी इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क भूमि पर अनुसंधान करने के लिए काजरी की स्थापना की गई है 1959 में जोधपुर। देखिए स्टूडेंट्स, आज तो हम इतना ही करेंगे और आज हमने जो है बहुत अच्छे से जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है इसकी विशेषताओं को समझा है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो इसके जो 2 उप प्रदेश हैं, सब डिविजन्स है ना, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश, उसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। जब तक ये जो मैंने आपको 2 वीडियो अभी तक मेरे बनाए इनको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि इसको समझने के बाद ही जो आगे का जो है जो वीडियो है वो आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।